मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मध्य प्रदेश की सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। सरकार ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इसके अलावा प्रदेश के मालवा और निमाड़ के अलावा चंबल क्षेत्र और महाकौशल क्षेत्र को जोड़कर कई सौगातें भी दी है। लेकिन इस बजट को लेकर युवाओं की आखिरकार क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने का प्रयास करेंगे इस संक्षिप्त साक्षात्कार में। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है श्रुति चौरसिया, जो कि बालाघाट नगर की एक युवा कार्यकर्ता है। इनसे हम शुरुआत करेंगे इस बजट पर चर्चा की। पहला सवाल मेरा, मध्य प्रदेश सरकार का ये जो बजट है, इसको आप किस तौर पर देखते हैं, खास करके युवाओं और गृहिणियों के लिहाज से? मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार बजट में किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के अलावा महिलाओं की भी अहम भूमिका समझते हुए उनके क्षेत्र में भी बजट का निर्धारण किया है, जिससे कि आगे महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, अपना बिजनेस ओपन करने के लिए भी सुविधा के अवसर प्रदान किए गए हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में जो बेरोजगारी है, इस समय जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है मध्य प्रदेश, उसको कम करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया और एक्सपर्ट पैनल ने भी इसकी तस्दीक की है। फिर आप इसको कैसे महिलाओं और के लिए रोजगार की दिशा में सार्थक बता रहे हैं? एक्चुअली पिछले 1 साल से जो कोरोना काल के कारण सारे देश में जो एक वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था, उसको लेकर के जो अभी मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने किया है कि इस वर्ष के बजट में किसी भी नए टैक्सों का निर्धारण नहीं किया है और आगे जैसे टैक्स थे अभी सारे टैक्स वैसे ही लगने हैं, आगे किसी नए टैक्स को जोड़ा नहीं गया है। तो ये एक बड़ी राहत है सभी क्षेत्रों में। टैक्सेशन स्लैब में परिवर्तन तो नहीं देखने मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टैक्स जो बहुत ज़्यादा खल रहा है, वेट टैक्स खास करके, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। वेट टैक्स की वजह से प्रदेश में जो है पेट्रोल के दाम पिछले 4 दिनों से 100 से ऊपर चले जा चुके हैं और डीजल के दाम भी लगभग 95 और 100 के बीच में झूल रहे हैं। इस लिहाज से कुछ कम करना था, इसको लेकर सरकार ने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया इस बजट में। इसको आप किस नज़रिए से पेश करेंगे? हाँ, इस विषय पे सरकार ने इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान तो नहीं किया है, पर समय अनुसार जैसे जैसे वित्तीय संकट कम होता जाएगा तो इसमें सरकार बिल्कुल आगे जाकर के कमी करेगी। अच्छा, बजट की बात है तो बालाघाट के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो बालाघाट को क्या विशेष जो सौगातें मिली है उनके बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे। जो रिवर ब्रिज की बात सामने आई है और इसके अलावा रेलवे ब्रिज की बात आई है, सतनारी जलाशय का एक मामला है वो भी आया है। लेकिन इनमें से एक मुद्दा जो था, प्रमुख मांग थी बालाघाट जिले की मेडिकल कॉलेज, जो कि बालाघाट में न होते हुए सिवनी और मंडला को दिया गया। इस लिहाज से क्या बालाघाट की जनता के साथ ये छल नहीं है एक प्रकार का? आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, बालाघाट में जैसा कि सभी बालाघाट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हायर एजुकेशन के लिए उनको बाहर ही जाना पड़ता है, भोपाल, इंदौर ये सारी जगह जाते हैं। तो एक मेडिकल कॉलेज यहाँ होना चाहिए था। 7 मेडिकल कॉलेज की प्रस्तावना जो की है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो एक मेडिकल कॉलेज बालाघाट में भी होना चाहिए था। बाकी बजट में जो बाकी के प्रावधान, उन पर क्या विचार है आपके? जो प्रावधान किए गए, रेलवे ब्रिज खास करके और रिवर ब्रिजेस की बात आई है। रेलवे ब्रिज जो बालाघाट में जो ओवर ब्रिज का भी अभी जो इस सत्र में स्वीकृति दी गई है वो काफी आवश्यक था, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियों का आवागमन है, गाड़ियों की संख्या समय अनुसार बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक समय अनुसार बढ़ता ही जा रहा है और जो मुख्य मुख्य एरिया हैं बालाघाट में, वहां पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो ओवर ब्रिज बनने से ट्रैफिक में भी काफी राहत होगी। कर्मचारियों को लेकर इस बजट से खास करके निराशा देखने को मिल रही है। कर्मचारी काफी नाखुश है, उनके डीए में किसी प्रकार की वृद्धि या उसको लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा शिक्षकों का एक मुद्दा था, सरकार ने एक शिक्षक भर्ती को लेकर घोषणा की है, लेकिन पूर्व में 2018 के समय में सरकार ने 30,000 उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के शिक्षकों की भर्ती का जो वेरिफिकेशन किया था, उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है, नियुक्ति नहीं दी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अभी इस वर्ष जो शिक्षकों की भर्ती के लिए 24,200 पदों के लिए अब आने वाले समय पे कंपटीशन एग्जाम्स होने हैं, जिसको लेकर के जो लंबे समय से जो कोरोना काल के पिछले 1.5 सालों से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक अच्छे अवसर है। और जो पुराने समय में जो नियुक्तियां नहीं हो सकी, उसका भी कारण यही था कि उनके साक्षात्कार के पहले ही लॉकडाउन लग चुका था। 2018 में उनका रिजल्ट आने के बाद में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सारे पूर्ण नहीं हो पाए कोरोना संकट को देखते हुए। इसी वजह से ये रुका हुआ था। तो अब जैसे जैसे कोरोना की, अब क्योंकि वैक्सीन भी आ गई है, तो अब सारी चीजें एक सेफ जोन की तरफ बढ़ती हुई हैं।
तो अब शासन इसके तरफ भी ध्यान देगा ही देगा। सरकार के इस बजट के अन्य बजटीय जो प्रावधान है उसका क्या कुछ सार निकालते हैं आप, और इसको कितना नंबर देना चाहेंगे सरकार के इस बजट को आपके नज़रिए से एक युवा होने के नाते? हाँ, इस बार सरकार ने जो एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसी भी इसमें की टैक्स, सबसे ज़्यादा जो बर्डन होता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा को लेकर और किसानों में, ये वो, तो ये सारे जो टैक्स जो अभी वर्तमान स्थिति में किसी नए टैक्सों को निर्धारित नहीं किया गया, वो एक बहुत राहत भरी सांस है सभी के लिए। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की ज़रूरत थी? चूँकि रिग्रेसिव टैक्सेशन तो हमारे यहाँ पहले से ही चलते आ रहे हैं। प्रोग्रेसिव जब तक नहीं होगा तब तक हम अन्य बजटीय प्रावधान कैसे लाएँगे, कैसे डेवलपमेंट की ओर इशारा करेंगे या लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे? कहीं न कहीं रिग्रेसिव टैक्सेशन से जो जनता है वो तो निराश होती है, लेकिन उद्योगपति इससे खुश होते हैं। तो कुल मिलाकर ये उद्योगपतियों को खुश करने का प्रावधान नहीं लग रहा है आपको एक प्रकार से? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को लेकर के जहाँ तक मेरा व्यू है, तो अभी आने वाले समय में जैसे जैसे उद्योगों का निर्धारण गवर्नमेंट करती जा रही है और जैसे जैसे उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो बड़े उद्योग तो लग ही रहे हैं, लेकिन पर इस बार के बजट में तो उद्योगों के लिए भी कोई मतलब कोई विशेष घोषणा स्थान, नहीं है। हाँ, स्थान नहीं। इस वर्ष विशेष घोषणा तो नहीं की गई है। इस पे शासन को ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए था, जहाँ तक मुझे लगता है। और जो छोटे उद्योग जो मतलब जो नए उद्योगों का डेवलप्ड करना चाहते हैं, और एक चीज मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे गवर्नमेंट ने पुराना जो योजनाएं लागू करी, तो उसमें ये था कि जो मध्य प्रदेश में वो लोन के लिए जो योजनाएं चल रही थी हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की लोग जो युवा उद्यमी योजना, ये सारी जो चल रही थी, तो इसमें शासन का ये कहना रहता है कि बिना किसी मॉर्गेज के आप लोन ले सकते हैं और आप नया बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। पर एक खासी समस्या ये पैदा होती है, कोई भी जब नया बिजनेस बिल्डअप करना चाहता है और जब वो लोन की तरफ मूव ऑन करता है, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि बैंक इस चीज को मानने से इनकार करता है। तो जो नए उद्यमी होते हैं उनको ये संकट का सामना करना पड़ता है। बैंक के सामने हमेशा ये इशू रहता है कि आपका बिजनेस पुराना नहीं है, इसलिए हम आपको इतना लोन अप्रूवल नहीं कर सकते, या आप आरटीआई फाइल नहीं करते। तो नए उद्योग जो स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी दिक्कतें होती हैं। इसके लिए शासन को एक कड़े कदम उठाना चाहिए ताकि बैंक उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन तरीके से कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखने में आता है कि उद्यमशीलता की जब बात होती है तो उद्योग जगत में जो जाना चाहते हैं, जो आज का युवा जनरेशन है, वो चाहता है कि छोटे मोटे बिजनेस से अपनी शुरुआत करें। और जो बिजनेस के प्रयास से जब बैंक के चक्कर काटता है, कहीं ना कहीं बैंक की ओर से अप्रूवल नहीं मिलता है। सरकार गारंटी भी देती है लेकिन बैंक गारंटी देने से इनकार कर देती है। ऐसी स्थिति में कई युवा जो है अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते। इनके लिए क्या कहेंगे? इनके लिए किस प्रकार का प्रावधान लाना चाहिए सरकार को, ताकि ये भी आगे चलकर एक छोटे बिजनेस के माध्यम से बड़े बिजनेस की ओर अग्रसर हो सके? इसके लिए सरकार को जिला स्तर पर एक स्थानीय कमेटी बनानी चाहिए। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक स्थानीय कमेटी बनानी चाहिए जो सभी बैंकों को निर्देशित कर सके। वो तो है ऑलरेडी, वो तो है कलेक्टर के निर्देशन में ही बैंकों हाँ, वो तो है, बट उसका है। क्रियान्वयन तरीके से नहीं हो पा रहा है ना, उसको बैंक मानने से इनकार करती है। उसके लिए कुछ एक कड़े नियम बनाने चाहिए। आपको कि सरकार को इसमें गारंटी लेना चाहिए अपनी ओर से? सरकार को बिल्कुल गारंटी लेनी चाहिए। और सरकार ने जो 40% 30% अलग अलग क्षेत्र में सरकार लोन के लिए रिलैक्सेशन भी देती है, बट बैंक उसके लिए एलिजिबिलिटी मानता नहीं है, बैंक उसका निर्धारण नहीं करता। तो उसके लिए कुछ अलग सा क्राइटेरिया या कुछ एक अलग सा लॉ निर्धारित करना चाहिए जिसमें कि बैंक थोड़ा सा बाध्य हो जाए इन सारी चीजों को मानने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार के बजट पर आप सुन रहे थे श्रुति चौरसिया को, जो कि नगर की एक युवा कार्यकर्ता है। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज जो विधानसभा में बजट पारित किया है, यह बजट कई मायनों में बेहतर है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो बालाघाट के लिए अनछुए हो सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए निराशाजनक हो सकते हैं। खास करके मेडिकल कॉलेज का मसला, जो कि लंबे समय की मांग रही है बालाघाट की। मेडिकल कॉलेज अब बालाघाट में नहीं बन पाएगा, इसका मलाल यहाँ के लोगों को जरूर खलेगा, क्योंकि
अब मेडिकल कॉलेज की इस बजट में जो घोषणा हुई है वो सिवनी और मंडला सहित अन्य जिलों के लिए हुई है। इसके अलावा जो युवा उद्यमी है, जो चाहते हैं कि अपना बिजनेस शुरू कर सके, इसे लेकर श्रुति चौरसिया का कहना है कि सरकार को बैंकिंग की ओर से जो परेशानियां युवा उद्यमियों को उठाना पड़ता है, जिस तरह से उनके लोन अप्रूवल नहीं होते और निराशा की स्थिति में कई युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने में दिक्कतें आती है, इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़ने की भी ज़रूरत है। ये कहना है श्रुति चौरसिया का। उनका कहना है कि महंगाई का जो अटैक इस समय देखने मिल रहा है, उसको कम करने के लिए सरकार आगे चलकर ज़रूर कोई न कोई कदम उठाएगी। हालांकि इस बजट में सरकार ने ऐसा कोई कदम या वेट टैक्स घटाने वाली बात नहीं की है, जिससे जनता अभी भी परेशान नज़र आ रही है।